बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 16 जून है और दिन है सोमवार का, और पूरे मुल्क में गर्मी की जो शदीद लहर है वो जारी है। बहरहाल महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि 1-2 दिन तक बारिशें शुरू होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को इस गर्मी से और दोज़ख की गर्मी से मुझ समेत महफूज रखे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली जो खबर है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो खबर ये है कि इज़राइल बार बार पापा जानी पुकार रहा था अमेरिका को कि अमेरिका जो है वो शामिल हो इस जंग में। तो पापा जानी ने क्या किया है? पापा जानी ने अपना सफारत खाना जो है वो इज़राइल में बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के सफारत खाने को जो है वो जुज़वी नुकसान पहुंचा है। शीशे टूटे हैं और उसकी दीवारों में दरारें आई हैं। तो फ़िलहाल अमेरिका ने इज़राइल में अपना सफारत खाना बंद कर दिया है। इसके बाद जो अगली खबर है वो जो नौसरबाज है, वो जो ठग है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा है कि मैं जी काम बहुत करता हूँ लेकिन मुझे दुनिया क्रेडिट नहीं देती। उन्होंने फिर जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान की झड़प का कि मैंने उनके दरमियान वो झड़प बंद कराई। तो ट्रंप साहब ये बूट पालशिए हैं और ये आपको वेंटिलेटर कहते हैं। ईरान है, ज़ाहिर है इज़राइल तो आपका नाजायज़ बच्चा है, वो आपकी बात मान लेगा, लेकिन ईरान जो है वो अपनी मर्ज़ी पे बात मानेगा। उन्होंने पुतिन से 50 मिनट टेलीफोन पे बात की है और उन्होंने पुतिन को कहा है कि वो इस मामले में सालिस बने। अमेरिका का बड़ा दिल कर रहा है कि वो इज़राइल की जो है वो हमायत करे, लेकिन उसे डर लगता है कि उसके 40,000 फौजी वो गल्फ पे मौजूद हैं और वो सीधे निशाने पर हैं ईरान के। और इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ ऐसा रास्ता है जिससे तकरीबन 40% कहते हैं कि दुनिया की तिजारत होती है। अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करता है तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। बरतानिया ने, फ्रांस ने, इन सब ने तशवीश का इजहार किया है। इन बातों को सामने रख के अमेरिका जो है वो अपने नाजायज़ बच्चे को पिटता हुआ तो देख रहा है, लेकिन अभी मैदान में नहीं आ रहा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ज़राअत पर टैक्स लगाकर हुकूमत ने ज़राअत को तबाह कर दिया है। ये फरमाया है सैयद खुर्शीद शाह ने। खुर्शीद शाह साहब ये पहले मीटर रीडर हुआ करते थे, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई और ये खरबपति बन गए, ये ज़मींदार बन गए, ये जागीरदार बन गए, ये शाह भी बन गए, क्योंकि सिंध में आम रिवाज है यानी शाह बनने का। तो बिल्कुल 50% हम आपसे एग्री करते हैं। जो छोटे किसान हैं उन पर हुकूमत टैक्स लगाती है, और आप जैसे जो भागड़ बिल्ले हैं, आप जैसे जो मगरमच्छ हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाती। हमारा मौक़िफ़ ये है कि छोटे किसानों पर टैक्स न लगाया जाए, और आप जैसे जो किसी दौर में मीटर रीडर थे, मुबशिर लुकमान ने पेंशन बुक दिखाई थी, मुबशिर लुकमान ने सैलरी स्लिप दिखाई थी कि ये शख्स जो है वो मीटर रीडर था किसी दौर में। लेकिन फिर पाकिस्तान में सियासत क्या देती है, पाकिस्तान में जमहूरियत क्या देती है, पाकिस्तान में जर्नैलों की चापलूसी क्या देती है, वो आपके सामने। अब खुर्शीद शाह की जो मूंछें हैं उनका रुख ऊपर है, और ये खरबपति हैं, और ये छोटे किसानों की जो है वो हमदर्दी कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हम मदद कर सकते हैं इज़राइल की ईरान के ख़िलाफ़। ये फरमाना है बरतानवी वज़ीर ख़जाना का। ख़ातून है और जो है ना ब्लॉन्ड है, तो हमारा मुतालबा है उनसे और हमारी दरख्वास्त है कि करें ना, शो स्वीट प्लीज़ करें, आप भी करें, आप भी थोड़ा सा जायका चखें, क्योंकि आप भी कतूरे हैं अमेरिका के और इज़राइल के, आप भी कुत्ते हैं, आप भी पपी हैं। हालांकि आप में ग्रेस होनी चाहिए थी। किसी दौर में आप जो है ना वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, आपका लिटरेचर पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, लेकिन आप कतूरे बन गए, आप जो है ना पपी बन गए। तो करें ना प्लीज़, इज़राइल की मदद करें, फिर आपका जो है ना आपका भी इंशाअल्लाह ताला बंदोबस्त होगा। बहरहाल ये उन्होंने फरमाया है। उसके बाद जो अगली खबर है, चीन ने कहा है कि वो ईरान के साथ है।
چین ایک نعمت سے کم نہیں ہے، یقین کریں یہ جو جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے، اور اس کے علاوہ فرانس نے وہ فلسطین کو جو ہے علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں طاقت کی ڈائنامکس، دنیا یہ زبان سمجھتی ہے۔ عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، جتنا ان کے آگے لیٹو گے یہ تمہارے اوپر چڑھتے جائیں گے، ذرا سا پلٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ دھوتی چڈی بنیان ہر چیز چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اب فرانس نے جو ہے نا وہ فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ اخبار ہے وال سٹریٹ جرنل، اس کی سرکولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے سے پہلے اسرائیل نے اپنے جو مہلک ہتھیار تھے اور جو اپنے مہلک جاسوس تھے وہ ایکٹیویٹ کر دیے تھے ایران میں۔ ابھی حملہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ایک ویئر ہاؤس میں ڈرونز کو اسمبل کیا اور ان کو نشانے دیے، وہ بندے وہاں پہ موجود تھے۔ آج خبر آ رہی ہے کہ ایک جاسوس کی جو ہے نا تسلی کرنے کے بعد، سارا کچھ پتہ کرنے کے بعد، سپریم کورٹ سے فیصلہ لینے کے بعد ایران نے ایک جاسوس کو پھانسی دے دی ہے۔ پھانسی کے علاوہ اس کو کتوں کے سامنے ڈالنا چاہیے تھا، بہرحال ایران نے ڈالا یا نہیں۔ بہرحال یہ وال سٹریٹ جرنل کا اور دعویٰ ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کی لوکیشن ان کو پتہ تھی، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ تھے ان کی لوکیشن ان کو پتہ تھی، اور جو سائنسدان تھے ایٹمی سائنسدان ان کی لوکیشن ان کو پتہ تھی۔ تو بہرحال یہ وال سٹریٹ جرنل کا جو دعویٰ ہے یہ درست لگتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج ایک رپورٹ چھپی ہے، آپ اندازہ کریں، رپورٹ چھپی ہے اخبار میں، اور رپورٹ لکھنے والے ہیں رضوان شہزاد صاحب۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جھڑپ ہوئی ہے جسے جنگ کہا جا رہا ہے، ٹوٹل میرا خیال ہے 4 گھنٹے تھی، اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جرنیل اور حکومت مضبوط ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹی ہے۔ تو یہ جنگ پی ٹی آئی کی کمر توڑنے کے لیے لڑی گئی تھی؟ یہ جنگ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لڑی گئی تھی، یا کوئی پاکستان کا بھی خیال تھا، یا پاکستان کے پانیوں کا بھی خیال تھا، یا پاکستان کے دریاؤں کا بھی خیال تھا؟ وہ بھی ذہن میں تھے یا صرف یہی ذہن میں تھا؟ یعنی حب علی نہیں تھا، آپ کو بغض معاویہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا یہ رپورٹ ظاہر ہے یہ ٹوٹ ہے ٹٹو ہے جس سے لکھوائی گئی ہے۔ کہاں پہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے؟ کہاں پہ حکومت کہاں پہ مضبوط ہوئی ہے؟ آج الیکشن کروا لیں، یعنی اس کا پیمانہ تو الیکشن ہے نا، آج الیکشن کروا لیں پتہ چل جائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جھڑپ تھی یہ پھر اس لیے لڑی گئی تھی؟ پہلے تو جو ہے نا جواب نہیں دیا گیا، پھر بعد میں جواب دیا گیا کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے اور ہم مقبول ہو جائیں گے اور ہم پاپولر ہو جائیں گے۔ ادھر آپ ایرانیوں کو دیکھیں، ان کے جسموں کے ساتھ ان کے سر پڑے ہیں، لیکن دستاریں ان کی سروں کے اوپر ہیں۔ نہ کوئی فیلڈ مارشل بنا، نہ کوئی بجٹ مانگے، نہ کوئی دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوا ابھی تک، نہ تنخواہیں بڑھی، کچھ بھی نہیں، اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اگلوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہاں رپورٹیں چھپائی جا رہی ہیں کہ جنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ 3 سال سے ڈانگا مار کے پہلے مضبوط نہیں ہے، پہلے کسی قانون کو مانتی ہے کہ اب مضبوط ہوئی ہے، اور حکومت جو شہباز شریف مضبوط ہے اور جو مکھیہ منتری مضبوط ہے، ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں یہ جنگ اس لیے لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ حسن نثار صاحب، آپ جانتے ہیں کہ حسن نثار صاحب جب بولتے ہیں یا جب لکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ توے پہ بیٹھے ہیں یا تندور میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے نیا نام تجویز کیا ہے پاکستان کا، اور وہ نام ہے ٹیکسستان، کہ یہ اب پاکستان نہیں ہے، پاک صاف ستھرے لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ ٹیکسستان ہے، یعنی ہم نے کمانا ہے ہم نے اور انہوں نے کھانا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ایک رواج بنا ہوا ہے نا
ख़ास कर जो मशरक़ी मुआशरा है। अब खैर ऐसा ऐसा कम हो रहा है तालीम के बाद। पहले जी एक बाप, उसके बाद जो है ना 6 बच्चे, एक बीवी, और वो कोलू के बैल की तरह कमा रहा है, और बच्चे भी खा रहे हैं, घर वाली भी खा रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और सो एंड सो। ये हमारी मशरक़ी, हम हो गए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे पढ़ गए हैं, बच्चियाँ पढ़ गई हैं, वो हाथ बटाते हैं। तो यहाँ पे अब ये टैक्सिस्तान है। अब 25 करोड़ ने कमाना है, 24 करोड़ ने। और मैंने आपको बताया है, बार बार इस फिगर को याद रखना है कि चेयरमैन FBR लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुल दौलत है वो 5% लोगों के पास है। 5% लोगों के पास दौलत है, और वो 5% दौलत वो है जो 95% लोग जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं। मुझे एक टीचर दोस्त बता रहा था कि इस दफ़ा हमारी तनख्वाह से 2500 रुपया कटा, यानी नहीं मिला हमें, लेकिन अभी तक हमें जो है वो 16 तारीख हो गई है, हमें बताया नहीं गया कि वो किस मद में कटा है। यानी मत तो बताएगी ना सरकार की, इस तरह जो है ना वो आपका कट है। तो वो 2500 रुपया कहता है कि हमारी तनख्वाह से कट है। तो यहाँ पे जो 5% हैं वो यही है, और ये जो 25 करोड़ जो 24 करोड़ हैं हसन निसार के बकौल, ये टैक्सिस्तान में रह रहे हैं, ये हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। ये कब शादी पे टैक्स लगाते हैं, ये कब बच्चे पैदा करने पे टैक्स लगाते हैं, ये कब जो है ना खतने कराने पे टैक्स लगाते हैं, ये कब समोसों के साथ चटनी लेने पे टैक्स लगाते हैं, ये नहीं पता। क्योंकि रात को पहले वाले वीलॉग में बताया, वो मरियम औरंगजेब कहती थी कि आधी रात को वारदात डाली है इमरान खान ने। एक तो इमरान खान की वारदातों का इनको बड़ा पता है, इमरान खान ने जो जो वारदातें पता नहीं कौन सी डाली इनके साथ। आधी रात को पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। रात को क्या किया, यानी बजट की स्याही खुश्क नहीं हुई, और जो है ना वो 5 रुपए पेट्रोल और जो है ना वो 7 रुपए डीजल। वो जो सुबह कैरी पे बच्चे लेने आया, उसने कहा जी कि आप अगले महीने से जो है ना वो पैसे आपके ज़्यादा होंगे, फिर पेट्रोल कम भी हो जाएगा, वो कम नहीं करेगा। बसों के किराए और जो है ना वो सब्जियां और फल और ये सारा कुछ, ये बहरहाल जो है वो हो रहा है। टैक्सिस्तान जो है वो नाम रखा है हसन निसार ने इस बस्ती का। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि तिल अबीब, ये बड़ा जो है वो मॉडर्न शहर, इस पे बड़ा पैसा लगा, इस पे बड़ा पैसा लगाया गया। यहाँ पे सारी मल्टी नेशनल कंपनीज ने दफातर बनाए। क्यों दफातर बनाए? उन्होंने दफातर बनाए कि ये हरामी बच्चा है अमेरिका का और इस पे कोई अटैक नहीं होगा। वहाँ पे जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उन्होंने वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाए, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी ऐसी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब वो तिल अबीब जो है वो मगरबी मीडिया लिख रहा है कि वो कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। यानी एक औरत गाड़ी के नीचे घुस रही है। आप अकल का अंदाजा करें कि एक नौजवान खातून वो खड़ी हुई गाड़ी के नीचे घुस रही है। अगर वहां पे मिसाइल गिरता है तो ना गाड़ी बचेगी, ना वो पप्पू जी औरत बचती। बहरहाल कोई गाड़ी के नीचे घुस रहा है, कोई दरख्त के नीचे खड़ा है, कोई किधर भाग रहा है। एक बेटी और माँ वो बेसबॉल बैट के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर आई है उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो बागी हो रहे हैं। और तिल अबीब जो है वो कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। वहां पे खामोशी है, वहां पे वीरानी है, वहां पे टूट फूट है, और कंपनियां सर पकड़ के बैठ गई हैं कि हमारे तो ज़हन में था कि क़यामत तक यहाँ पे कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन ईरानी फिर ईरानी है, आपको पता है आज़ाद लोग हैं। उन्होंने तिल अबीब की जो खुशफहमी थी या गलतफहमी थी वो दूर कर दी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान ने कहा है कि 2 साल तक जो है वो हम 200 मिसाइल रोज़ाना वो फायर कर सकते हैं। यानी हम खाना खाएंगे हल्का फुल्का, उसके बाद इशा पढ़ेंगे, इशा के बाद बैठेंगे और उसके बाद हम बटन दबा देंगे और 200 मिसाइल जो है वो उर्दन के ऊपर से, वो इराक के ऊपर से, किसी की माँ के खसम ने कुछ करना है तो कर ले, वो जाएंगे और वो रास्ता तय करेंगे जो है ना इजराइल की तरफ, और जो है ना वहाँ पे अस्सलाम अलैकुम कहेंगे।
इसराइलियों को और यहूदियों को रोज़ाना के 200 मिसाइल हम 2 साल तक फायर कर सकते हैं, ये कहना है ईरानियों का। बहरहाल जी, ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें थी, आपके साथ शेयर करनी थी। अब अगर हम वीलॉग की जो बात करें तो वीलॉग में एक अन्नू शख्स इधर आया था, अन्नू, और ये जर्नैलों को बड़ा पसंद था। इसका नाम था अनवारुल हक काकड़। ये अन्नू जो है ये किसी दौर में टैक्सी चलाता था, फिर टैक्सी चलाते चलाते इस पे जर्नैलों की नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अफलातून आदमी है, ये तो बड़ा ज़हीन फतीन आदमी है, ये तो पाकिस्तान की कौम की रहनुमाई कर सकता है, ये तो पाकिस्तान को चांद पे पहुंचा सकता है। फिर आपको पता है जर्नैल मोइन कुरैशी ले आते हैं, जर्नैल न बोलने वाला चौधरी शुजात ले आते हैं, जर्नैल शौकत तरीन ले आते हैं। बहरहाल अन्नू को जो है ना वो पकड़ लाया गया, अन्नू को बना दिया गया जो है ना वो निगरान वजीर आज़म, यानी निगरान वजीर आज़म बना दिया गया। इस अन्नू के बारे में फैलाया गया कि इसका घर भी नहीं है, इसके पास पैसे भी नहीं है, ये किराए के मकान पे रहता है। सहाफ़ी सीना पीटे, सहाफ़ियों ने बाल नोचे, सहाफ़ियों के चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ गई कि ऐसा शख्स, ये अन्नू जो है ये यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू हो गया, ये लुगड़ वहाँ पे इसने लेक्चर झाड़ने शुरू कर दिए। अब बहरहाल अन्नू के बारे में जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ना वो दी है, ये मैं आपको बता दूं, ये सनाउल्लाह खान है डॉन में, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि अन्नू जाते जाते वो 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी ले गया। बताएं किस तरह लूटा जा रहा है इस मुल्क को, और किस तरह लुटवा रहे हैं ये जर्नैल। लुटो लुटो, ये फिर मौका नहीं मिलेगा, लुटो। ये टैक्सी ड्राइवर 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले गया। जेल में कौन पड़ा है? इमरान खान। गाड़ियों की इजाजत ही नहीं है। नवाज शरीफ निकल गया, जरदारी निकल गया, शबू पालशी निकल गया, मुख्यमंत्री वो पाइनएप्पल का जूस निकल गई, जूस कमी कमोड़े, इमरान जेल में पड़ा है। और ये अन्नू 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले गया। वो कहते हैं आजकल उसको मिलो तो वो हाथ नहीं मिलाता। इसका नाम रखा था ना बजाज सईद खान ने, जोकर। और ये जोकर हम पे ये मुसल्लत है। इमरान खान कहते थे मैं समझता हूँ स्टैब्लिशमेंट करप्शन के खिलाफ है। कमाल करते हैं पांडे जी, करप्शन के खिलाफ है। अन्नू बहरहाल 2 गाड़ियां ले गया बुलेट प्रूफ इस कौम की। वो टैक्सिस्तान याद करें, और ये लेटी सोई मरी हुई कौम, वो अन्नू भी ले गया 2 गाड़ियां। जो ठीक है, नहर बह रही है, बहती गंगा में ऐसे ही हाथ धुआं, किसी को पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। फिर पीछे जर्नैल हैं, तो वो अन्नू 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले गया है। फील्ड मार्शल साहब उधर जो है ना वो नेस्कॉम के दफ्तर में मौजूद है, बड़े खुफिया तौर पे वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे ये जो तनाज़ा डिस्कस हो रहा है। हालांकि मैंने कहा आपको कि जब इमरान खान रशिया गए और यूक्रेन पे हमला कर दिया, रशिया ने, इमरान खान के वहमो गुमान में भी नहीं था, तो बड़ा शोर उठा कि जी ये हो गया और वो हो गया, और सहाफ़ियों ने कपड़े फाड़ लिए, ब्लाउज फाड़ लिए, पैंटें उतार दी, अंडरवेयर उतार के जो है ना तारों पे टांग दिए कि ये इमरान ने क्या कर दिया। बाजवा ने चुगलियाँ लगाना शुरू कर दी माइक पोम्पियो को, 1.5 घंटे की चुगलियाँ, जिस तरह वो सस्से होती हैं, नंदे होती हैं, वो जो कान भरती हैं रात को, उस तरह कि जी ये देखे इमरान खान ने अपने तौर पे। अब जनरल साहब उधर जो है ना नेस्कॉम के दफ्तर में बैठे हैं, ज़ेर ज़मीन अमरीकी जर्नैलों के साथ बातचीत। अब अमरीका और इसराइल का तल्लुक आपके सामने, तो जनरल साहब वहाँ पे बैठे हैं, किसी को परवाह नहीं है। अब वहाँ पे सिर्फ एक एजेंडा डिस्कस हो रहा है बकौल असतूर कि खान साहब जो है वो बाहर नहीं आएंगे, खान साहब अंदर ही रहेंगे। ये रजीम ज़बरदस्त खिदमत कर रहा है, हम इस रजीम को अभी कोई काम कहते नहीं है, वो कर देता है। इसके अलावा इंकशाफ हुआ है कि इंडिया के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि आप चाइना के फिर कैंप में चले गए हैं, इंडिया का क्या होगा, झड़प, ये सारी बातें जो है किसी ने दावत नहीं दी। कतई तौर पे ये ऐलान हो गया है, वो खुद नेस्कॉम में मौजूद हैं वहाँ पे। और हमीद गुल की बात याद रखें लेफ्टिनेंट जनरल की कि हमारा आर्मी चीफ वो अमेरिका सिलेक्ट करता है कि किसने आर्मी चीफ बनना है। आपको अन्नू को बताया, आपको ये नेस्कॉम में क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। जंग के बाद स्टैब्लिशमेंट मजबूत हुई, मजबूत हो गई, कमज़ोर कब थी, कमज़ोरों तो वो पहले डांगा मरे नहीं आई। बहरहाल वो वहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ बातें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। उसके बाद ये हमारे जर्नैल, यकीन करें अगर हमारे जर्नैल ना होते,
यकीन करो मेरा तुसा मेरा यकीन ना करने और पूरी वीडियो ना सुनने, पत्नी तो आगू केरी बीमारी है अल्लाह माफ करे, तुसा पूरी वीडियो ना सुनने। अगर ये जर्नैल ना होने तो हुण तक पाकिस्तान मेरे ते यकीन करो कि ताइवान बनन जाओ, हुण तक ये पाकिस्तान सिंगापुर बनन जाओ, हुण तक ये पाकिस्तान बैंकॉक बनन जाओ, हुण तक ये पाकिस्तान फ्रांस बनन जाओ। इन्हां जर्नैलां दा शुक्र अदा करो जिन्हां जर्नैलां तो आको ये तो इस हालत तक रखो है, महफूज रखा हुआ है। हुण नवी सुनो, नवी ये कि फौजी फर्टिलाइजर ये बनाती है खाद, इसको दी जाती है सब्सिडी, ये दूसरी कंपनियों से थोड़ी सी सस्ती घास खाद बेचती है, बड़े पैसे कमानी है। अब उसने क्या किया है, अब उसने PIA की बोली लगा दिया कि PIA कढ़ो, PIA हम चलाएंगे। सिर्फ इसमें जो है ना वो कारोबार नहीं था मिलिट्री का, बाकी दूध दही दलिया पालशा बिस्कुट वेपोर हारपिक पेट्रोल मोबिल डीजल हर जगह राना वो फौजी फाउंडेशन ने जो है वो बोली दे दी है। और बोली की जो तारीख थी जब इनका खाता है तो बोली की तारीख ख़त्म होने वाली थी, उस तारीख को बढ़ा दिया गया है। और शहबाज शरीफ ने मुबैना तौर पर इनको कहा है कि तुम बोली क्यों ले रहे हो बाचो, तुम मेरे को फ़ोन करना, मैं चाबियाँ घिन के तुम्हारे घर पहुँच जा, तुम्हारे दफ्तर पहुँच जा और दूर वामा के गिनू चाबियाँ PIA नहीं आ। पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसकी कीमत लगाई, सुनो टीवी वालों ने, वो भी ये पालशी होंगे, वो भी पालशी हैं, उन्होंने 2 अरब कीमत लगाई जो एक जहाज की कीमत है। अब ये कितने में लेंगे, कैसे लेंगे, मेरे तो सियाने तुस हो। बहरहाल अब ये जो है ना जिंदाबाद और जर्नैलो जिंदाबाद। अब PIA जो है वो फौजी फाउंडेशन वाले ले रहे हैं, फौजी फर्टिलाइज़र वाले ले रहे हैं, ये बकाया था। अब आप देखेंगे कि जो है ना वो PIA वो किस तरह उड़ती है, वो किस तरह मुनाफा कमाती है, किस तरह जो है ना लोगों को वहाँ से निकाला जाता है। बहरहाल ये उन्होंने कीमत लगा दी है। आप मेरी बात नोट कर लें कि इनकी बोली जो है वो जीत जाएगी। हर आर्मी चीफ की पाकिस्तान में वो डॉक्ट्राइन होता है, यानी हर आर्मी चीफ, हालांकि आर्मी चीफ का कोई काम शाम नहीं है डॉक्ट्राइन से, नो, लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्राइन होता है। और बिल आखिर डॉक्ट्राइन जो है वो आ गया हाफिज साहब का, एंड वन एंड ओनली जो दरियाई घोड़ा है जिसको फिजा अली ने वो वाशरूम का स्वीपर और भंगी करार दिया है, सुहेल वड़ाइज। ये अब हाफिज डॉक्ट्राइन ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि हाफिज डॉक्ट्राइन क्या है। पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए काफ़ी अरसे से एक मसला जो चैलेंज की सूरत इख्तियार किए हुए है वो है फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर की शख्सियत, उनके ख्यालात और उनके मिजाज का पता चलाना। सच तो ये है कि फ़िलहाल सहाफ़त इस मामले का खोज लगाने में नाकाम है। हाय हाय हाय, आखो सुभान अल्लाह। जनरल आसिम मुनीर न तो जनरल बाजवा की तरह रात को सहाफ़ियों से लंबी लंबी मुलाकातें करके अपना फलसफा समझाते हैं, ना जनरल क्यानी की तरह धुएं के दायरे बनाकर अपने इरादों का इजहार करते हैं, और ना ही वो जनरल राहील शरीफ की तरह ISPR के जरिए सियासी और सहाफ़ती जंग लड़ते हैं। जनरल आसिम मुनीर सहाफ़ियों से मिलने से गुरेज़ा हैं, उनकी सहाफ़ियों से मुलाकातें सिर्फ दुआ सलाम तक महदूद हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि वो मादी के फ़ौजी सरबराहों के सहाफ़ियों के सामने अपने इरादों के इजहार को गलत समझते हों। मैंने ज़ाती तौर पर प्रोफेशनल सहाफ़ी की हैसियत से कई बार मुलाकात और गुफ्तगू का वक्त लेने की दरख्वास्त की है, लेकिन हर दफ़ा शाइस्तगी से टाल दिया गया है। बाद लोगों के ख्याल में मुलाकातों और इज़हार ख्याल से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं तो कई दफ़ा खामोशी से अफवाहें और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। सहाफ़ियों के ख्याल में मुसलसल खामोशी मुलाकातों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, मगर इस सहाफ़ियाना इस्तदलाल को कौन सुनता है। सहाफ़ी समझते हैं कि माजी में अफवाहें और गलत फहमियाँ फैलती रही हैं और फैल रही हैं। एक साबिक एडिटर हाल मुकीम अमेरिका ने बगैर तस्दीक के ये झूठी खबर चला दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले
اس आजिज यानी दरियाई घोड़े ने नवाज शरीफ और जनरल साहब की मुलाकात करवाई थी। हालांकि इस वक्त तक मैंने जनरल साहब को सिर्फ टीवी पर देखा था और नवाज शरीफ मेरे साथ इमरान खान की हमायत करने पर नाराज हो गए थे और आज तक हैं। बहरहाल सहाफत में ऐसा होता रहता है, किसी से शिकवा शिकायत क्या करना। ये डॉक्ट्राइन चल रही है, हर चीज की डॉक्ट्राइन। और पहले ये जो मौजूदा चीफ होता है ये पहले वाले से मुख्तलिफ होता है। इस पे जो नबूवत इस पे जो नबूवत उतरती है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो पहले से अच्छी होती है। किसी पे ज़बूर, किसी पे तौरात, किसी पे इंजील, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये इन पे उतरती हैं, क्योंकि ये चोजन पर्सन है, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। जो चीफ गया गटर में। अब किधर नदीम अंजुम, पहले ये बाजवा के लिए लिखा है इसने, अब हाफिज साहब हैं, अब हाफिज साहब के लिए कल को हाफिज साहब जाएंगे, नया आएगा उसका डॉक्ट्राइन। ये लोग मौजें कर रहे हैं। बहरहाल जी डॉक्ट्राइन सुने, ठीक है जी। जनरल हाफिज मुनीर के बारे में कैसे जाने जब उनसे किसी सहाफ़ी की कोई मुलाकात ही नहीं। इस हवाले से राकिब ने वज़ीर आज़म समेत जनरल साहब से मिलने वालों और जानने वालों से गुफ्तगू से एक खाका मुरतब करने की कोशिश की है, जो कारीन के तजस्सुस की प्यास बुझाने के लिए पेश किया जा रहा है। जनरल साहब के जानने वाले बताते हैं कि वो दोस्तों के हलकों में अब्रेशम और दुश्मन के लिए फौलाद जैसे हैं। इतने तो डांगा मोर मोर की पीटीआई नहीं कंड पट की दी ने, यानी अपने लोग हैं ना कि दुश्मन है, जब पीटीआई वाले दुश्मन इतने तो जासमीन राशिद अंदर पे ये बहरहाल मान लेते हैं जी आपकी बात, डॉक्ट्राइन है, फौलाद जैसे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो 1988 से अब तक आने वाले हर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मिलते रहे हैं और तकरीबन हर एक के मुस्बत और मनफी नतायज को बराह रास्त महसूस करते रहे हैं। उनका ख्याल है कि हाफिज आसिम मुनीर मादी के सब फौजी सरबराहों से मुख्तलिफ हैं। मादी के साथ वो सारे चले गए ना, मादी के जी मुख्तलिफ मादी के साथ फौजी सरबराह अगर दिन में वजीर आज़म से मिलते थे तो रात के अंधेरे में उसी की अपोजिशन से राब्ता कर लेते थे। ये FIR है, सरबराहों पे सब पे राब्ता कर लेते थे। बकौल वजीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ के तकर्रुरनामे के बाद कोशिश की कि वो इमरान खान से जनरल आसिम मुनीर की फ़ोन पर बात करा दें, मगर जनरल आसिम मुनीर ने सरकारी अफसरों के अलावा किसी से बात भी करने से इनकार कर दिया। हाफिज आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर मजहबी हैं, कुरान पाक की आयत का अक्सर हवाला देते हैं और उन्हीं की रोशनी में अपना लाए अमल तरतीब देते हैं। उनकी वालिदा मरहूमा वफात पा गई तो उनकी नमाज जनाजा उन्होंने खुद पढ़ाई। गोया वो समझते हैं कि हर शख्स को दीन का फहम होना चाहिए, इसलिए किसी मौलवी को जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। अगर ये डॉक्ट्राइन सुननी है तो बताना है, अगले वीलॉग में आपको ये हाफिज डॉक्ट्राइन क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। सारे रल के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।